नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिफिब्रिलेटर के बारे में कंप्लीट वर्किंग के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार फिब्रिलेशन क्रिएट होता है, हार्ट की मसल्स किस प्रकार कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, सिस्टोल होता है। डिफिब्रिलेटर के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि फिब्रिलेशन क्यों क्रिएट होता है, हार्ट में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, किस कारण हार्ट की मसल्स जो है किस प्रकार मूवमेंट होती है उनमें। तो जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि मसल से जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिस प्रकार, जिससे कि ब्लड का फ्लो कंप्लीट बॉडी में, रेस्ट ऑफ द बॉडी में फ्लो होता है अरोटा के ज़रिए। तो पहले जो है फेसमेकर जो है लोअर वेंट्रिकल में सिग्नल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को सेंड करता है, फिर कंप्लीट वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है और बाद में कंप्लीट हार्ट जो है सिस्टोल होता है और ब्लड का फ्लो कंप्लीट बॉडी में फ्लो हो जाता है। ये सब काम जो है फेसमेकर करता है, जो कि कंडक्शन सिस्टम है कंट्रोल सिस्टम का। अगर आपको कंप्लीट डिटेल जाननी है किस प्रकार ब्लड का फ्लो होता है तो आप पहली वीडियो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वीडियो देख सकते हैं। फिब्रिलेशन में होता ये है कि जो बीच वाले जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और आर्टरिया और लोअर वेंट्रिकल हैज़ इट इज़ ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, जिससे कि ब्लड का फ्लो अच्छे से पूरा नहीं हो पाता या फिर हो ही नहीं पाता। सही ब्लड फ्लो होने के लिए पहले लोअर वेंट्रिकल में फेसमेकर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को कंडक्ट करेगा, फिर अपर कंप्लीट वेंट्रिकल कंडक्ट होगा, फिर कंप्लीट हार्ट जो है कंडक्ट होगा, जिससे कि कंप्लीट रेस्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड का फ्लो होगा। फिब्रिलेशन में जो हार्ट की मसल्स है कम्प्लीटली डिस्टर्बेंस होता है। हम एक एग्जांपल की मदद से भी समझेंगे, आसान एग्जांपल होगा। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन का एग्जांपल आपके सामने ही है। जो हार्ट की मसल्स हैं वो सही कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, जिस प्रकार वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना था। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अब मान लीजिए एक टीचर ए बोलता है तो सभी बच्चे उसके पीछे पीछे ए बोलते हैं सीखने के लिए और उसी प्रकार काम करते हैं। तो ये पिक्चर है कि किस प्रकार का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आई, पहले वेंट्रिकल लोअर वेंट्रिकल में आई, फिर कंप्लीट लोअर वेंट्रिकल में, फिर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हुआ हार्ट का और ब्लड का फ्लो हो गया। इसी प्रकार जो टीचर ने ए बोला तो सभी मसल्स, बच्चे जो हैं मसल सेल्स हैं और टीचर जो है फेस मेकर है। फेस मेकर और टीचर के एग्जाम्पल से हम कंप्लीट समझते हैं। अब टीचर बोलता है बी तो सभी बच्चे बोलते हैं बी, तो ये भी सही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट में और मसल्स में, फेस मेकर सही कर रहे हैं। अब टीचर बोलता है एम। एम बोलने पर जो 10 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा जो है वो नहीं बोलता, चुप हो जाता है, या फिर जो मसल सेल है, मान लीजिए बच्चे जो है मसल सेल हैं, एक मसल सेल डिस्टर्ब हो जाती है, उसको सुनता नहीं है, कोई और कारण हो जाता है, तो ये एक मसल सेल जो है डिस्टर्ब हो गई। वो साथ के साथ जो पिछले उसके साथ में जो मसल सेल है, जो बच्चा है, उसको भी डिस्टर्ब करेगा। फिर धीरे धीरे सभी बच्चे में डिस्टरबेंस हो जाएगा और फेसमेकर ऐसे ही बोलता रहेगा, मगर जो बच्चे हैं वो अपने धुन में रहेंगे और मसल सेल यानी कि मसल सेल अपने कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे अपनी ही तरीके से, और फेसमेकर अच्छे से काम नहीं करेगा। जैसा कि पिक्चर में जो है, पहले एक मसल सेल डिस्टर्ब हुई, फिर कंप्लीट मसल सेल डिस्टर्ब हो गई, तो ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा, पंप आउट नहीं हो रहा ब्लड। अब एक प्रिंसिपल या फिर मान लीजिए एक फिब्रिलेशन को ख़त्म करने के लिए डिफिब्रिलेटर आ गया। डिफिब्रिलेटर या प्रिंसिपल आराम से कहता है बच्चों को साइलेंस, या फिर डिफिब्रिलेटर थोड़ा शॉक भेजता है जो मसल सेल है हार्ट की मसल सेल पर, तो उनसे जो बच्चों पर मसल सेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने ही मगन में रहते हैं, मसल सेल कोई उन पर प्रभाव नहीं होता। थोड़े इलेक्ट्रिक शॉक का। अब जो प्रिंसिपल है डिफिब्रिलेटर है वो ज़ोर से साइलेंस कहता है या फिर ज़ोर का झटका देता है एक बार में, तो सभी बच्चे जो हैं न्यूट्रल हो जाते हैं और जो टीचर है उनका वो जो फेसमेकर है वो उनके कंट्रोल में आ जाता है। जैसे ही बच्चे बोलते हैं, फेसमेकर बोलता है वी, वैसे ही जो मसल सेल हैं वो भी अच्छे से काम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, बच्चे भी वी बोलते हैं। तो हमने ये देखा कि थोड़ा जो शॉक दिया बच्चों पर उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मसल सेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और अधिक शॉक देने पर जो मसल सेल है न्यूट्रल होकर दोबारा एक्टिव स्टेज में आ गई, जो फेसमेकर के कंट्रोल में आ गई। डिफिब्रिलेटर भी ऐसे ही काम करता है। थोड़े शॉक पर हार्ट की मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, न्यूट्रल नहीं कर पाता, उसके लिए अधिक शॉक की जरूरत पड़ती है।
जब प्रिंसिपल ने आराम से साइलेंस कहा तो कोई किसी ने नहीं सुना और अपने मगन में ही रहे। जब प्रिंसिपल ने ज़ोर से साइलेंस कहा तो सभी बच्चे न्यूट्रल हो गए, चुप हो गए और देखने लग गए और जो फेसमेकर है, टीचर है, उसके कंट्रोल में आ गए। अब हम कैपेसिटर में जो चार्ज है वो कलेक्ट क्यों करते हैं पहले डिफिब्रिलेटर में, वो जानते हैं। उसके लिए भी एक एग्जांपल है। एक फायरमैन जो है वो अपने पानी को चेक करता है कि ये पानी जो आग लगने पर बुझा सकता है, प्रेशर से बुझ सकता है या इसका प्रेशर कितना है वो चेक करता है। तो ये वो देखता है कि उसका पानी का फ्लो कंटिन्यूसली लो फ्लो है और जो आग है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है पानी डालने पर भी। तो वो सोचता है कि ये किस प्रकार मैं इस लो फ्लो को ज़्यादा कन्वर्ट करके इस आग को बुझा सकूं। तो वो करता क्या है, पहले एक बास्केट लेता है, बास्केट में धीरे धीरे पानी जो है कलेक्ट होने लग जाता है। जब वो बास्केट जो है कम्प्लीटली फुल हो जाती है उस समय फिर उस बास्केट को उठाकर उस आग पर डाल देता है, जिससे कि आग बुझ जाती है। तो हमने ये देखा कि लो फ्लो जो वाटर फ्लो था उससे कुछ काम नहीं बना आग को बुझाने के लिए, मगर जो बास्केट में कलेक्ट करके आग पर डाला तो उससे आग बुझ गई। ऐसे ही कैपेसिटर काम करता है, लो फ्लो चार्ज से चार्ज होता है और एक हाई शॉक दे देता है कुछ जल्दी ही, बहुत जल्दी, और हार्ट की मसल सेल्स को न्यूट्रल कर देता है। इसीलिए कैपेसिटर लो चार्ज पर चार्ज होता है और एक हाई चार्ज निकालता है। कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक जगह पर स्थिर रहता है और नेगेटिव चार्ज ही जो है फ्लो होता रहता है। जब हमने एक छोटा कैपेसिटर लेकर एक उसके साथ चार्ज कैपेसिटर लेकर उसके साथ एक एलईडी बल्ब लगाया तो वो ऑन हो गया कुछ समय के लिए। हमने इसमें एक छोटा कैपेसिटर लिया था जिससे कि एक छोटा एलईडी बल्ब भी ग्लो हो सका। हमें अब हार्ट मसल्स को न्यूट्रल करने के लिए लार्ज साइज का कैपेसिटर चाहिए क्योंकि उस पर लार्ज शॉक देना पड़ेगा। तो इसके लिए एक गोल शेप में दो प्लेट्स को सर्कुलेट करके एक लार्ज साइज में कन्वर्ट कर दिया गया है इंजीनियर के द्वारा, ताकि ये अधिक शॉक चार्ज कर सके। वो शॉक जो है चार्जिंग कैपेसिटर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। पहले वोल पावर से बैटरीज में चार्ज हो जाता है, बैटरीज से डीसी चार्ज को एसी में कन्वर्ट करके स्टेप अप ट्रांसफार्मर से लो चार्ज को अधिक चार्ज में कन्वर्ट करके कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है स्लो रेट से, जिससे कैपेसिटर पर एक तरफ न्यूट्रल चार्ज हो जाता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। जूल सर्किट जो है उससे सिलेक्ट किया जाता है कि चार्ज कितना करना है, कैपेसिटर पेशेंट की कंडीशन क्या है, हार्ट अटैक है या क्या है, ये जूल के द्वारा सिलेक्ट होता है। सर्किट के द्वारा, जूल सर्किट के द्वारा सिलेक्ट कर दिया जाता है कि इतना चार्ज जो है कैपेसिटर में चार्ज होना चाहिए। ये सब चार्जिंग सिस्टम होता है। अब आते हैं स्विचेस पर। स्विचेस जो हैं, जब ए बी स्विचेस जब ऑन होते हैं तो कैपेसिटर जो है चार्जेज होने लग जाते हैं, और ए बी सी 4 जो स्विचेस हैं वो ऑफ कंडीशन में हैं। अब जो पैड्स होते हैं जो कि हार्ट के दोनों साइड लगाने होते हैं, उनसे ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो वेवफॉर्म दर्शाता रहता है कि कितना चार्ज आया और कितना चार्ज एक पैड ने कलेक्ट किया। फॉरवर्ड करंट जब फ्लो होता है तो ऑसिलोस्कोप में इस तरह कुछ वेवफॉर्म आती हैं। अब सर्किट में ये देखते हैं कि स्विचेस कौन सा ऑन है और कौन सा ऑफ है। फॉरवर्ड कंडीशन में यानी कि मोनोफेसिंग कंडीशन में, थ्योरी में मोनोफेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्विचेस जो है कंप्यूटराइज सिस्टम के द्वारा स्विच ऑन और ऑफ होते रहते हैं। अब जो ए बी स्विच है, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो चार्ज होकर ए बी स्विचेस ऑफ हो गए, और फॉरवर्ड कंडीशन में मोनोफेसिंग कंडीशन है तो उसमें 1 और 4 जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो लेफ्ट वार्ड से राइट वार्ड की तरफ होगा, तो वो फॉरवर्डिंग करंट होगा। हार्ट के लेफ्ट वार्ड से राइट वार्ड की तरफ जब फ्लो होता है तो फॉरवर्ड करंट होता है, मोनोफेसिंग कंडीशन होती है। उस समय 1 और 4 पहला और 4 स्विच जो है ऑन हो जाते हैं और 3rd और 2nd स्विच ऑफ ही रहते हैं। उस समय वेवफॉर्म में ये कुछ इस प्रकार वेवफॉर्म बनती हैं ऑसिलोस्कोप पर।
अब है रिवर्स करंट। रिवर्स करंट क्या होता है? रिवर्स करंट में जो वन और पहला और फोर्थ स्विच है वो ऑफ हो जाते हैं कंप्यूटराइज, और दूसरा और तीसरा जो स्विच है वो ऑन हो जाते हैं, जिससे कि जो करंट का फ्लो है राइट वार्ड से हट के राइट वार्ड से लेफ्ट वार्ड की तरफ जाता है। एक पैड पर चार्ज नहीं होता, वो सिर्फ कलेक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है फिक्स है, वो कैपेसिटर पर ही रहेगा, और नेगेटिव चार्ज फ्लो होकर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब एक सर्किट में इंडक्टर लगा दिया गया मोनोफेसिंग कंडीशन में। इससे ये होगा कि एक सही वेव फॉर्म मिलेगी, एक सही तरीके से करंट का फ्लो होगा, एकदम से ज़्यादा फ्लो नहीं होगा करंट का। वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। रिवर्स कंडीशन में इस प्रकार कुछ वेव फॉर्म बनती है। अब रिवर्स कंडीशन में जो ये बाद में जो लो करंट जा रहा है ऑसिलोस्कोप पर, ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसको एक ज़्यादा झटका चाहिए। ये लो करंट होने से फिब्रिलेशन ज़्यादा बढ़ सकता है, डेथ हो सकती है पेशेंट की। करंट हमें कंटिन्यूसली हाई रखना होता है। तो ये बेड वाली जो लाइन है वो कट करनी होती है, उसको ट्रांसिशन कहते हैं। वो कट किस प्रकार होती है ये जानते हैं। ये कट बाई फेसिंग में होती है। पहले जो है एक पहला और फोर्थ स्विच जो है ऑफ ही रहता है, और दूसरे और थर्ड स्विच से ही जो ब्लड का फ्लो है राइट वार्ड से लेफ्ट वार्ड की तरफ जाता है, और अचानक कुछ पावर बचाकर एकदम से स्विच वन ऑन हो जाता है, जिससे कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पहले स्विच से तीसरे स्विच की तरफ एकदम से चले जाते हैं, जिससे कि जो ट्रांसिटेड वेवफॉर्म है वो कट हो जाती है, और एक सही शॉक ही हार्ट पर जाता है। क्योंकि दूसरे स्विच पर जो इलेक्ट्रोड हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हैं वो नहीं फ्लो हुआ उनका, वो पहले और तीसरे स्विच से ही फ्लो हुआ है। जो कैपेसिटर पर अब ये चार्ज आ गया वो हीट के द्वारा डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस प्रकार एक कंप्लीट सही शॉक देने पर ये वेवफॉर्म बनती है, और सर्किट कुछ इस प्रकार होता है। डिस्चार्ज के समय एक बटन होता है पैड्स पर ही, वो दबाकर डिस्चार्ज हो जाता है हीट के द्वारा चार्ज। तो ये है एक कंप्लीट सर्किट। जो स्विचेस हैं वो कंप्यूटराइज कंट्रोल होते हैं, जूल भी सेलेक्ट कर दिया जाता है कि इतना शॉक जो है पेशेंट को चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आपको आपकी कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। ये थी प्रैक्टिकल वर्क। अब हम थ्योरी के बारे में जानते हैं। अब हम कार्डिक मसल्स की थ्योरी के बारे में जानते हैं। डिफिब्रिलेटर डेफिनेशन, ये वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक शॉक देता है हार्ट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया कंडीशन पर। हमने वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देख लिया कि जब मसल्स फाइबर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा, कंप्लीटली डिस्टर्बेंस है हार्ट में, वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया यानी कि ट्रैकीकार्डिया हार्ट रेट जो है 100 बीट्स पर मिनट हो गया उस समय ट्रैकीकार्डिया, और हार्ट की रिथम जो है सही प्रकार से नहीं हो रही, हार्ट बीट इरेगुलर है। अब ज़रूरत कब पड़ती है डिफिब्रिलेटर की? जब सीरियस कार्डिक इमरजेंसी होती है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा हार्ट मसल्स का, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, इरेगुलर हार्ट बीट रिथम है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए मोर इफेक्टिव, जो फिब्रिलेशन है उसको सही एक बीट करवाने के लिए, हार्ट को फिब्रिलेशन को डीफिब्रिलेशन करने के लिए एक हाई शॉक दिया जाता है हार्ट पर। जो ये हाई शॉक है देने से जो हाई शॉक है वो मसल्स फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करता है सही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो डिलीवर करता है ये इलेक्ट्रिक शॉक हार्ट पर, उसको डिफिब्रिलेटर कहते हैं। फिब्रिलेशन को सही करने को डिफिब्रिलेशन कहते हैं। उसी से जो डिफिब्रिलेशन हुई है वो जो डिवाइस करता है उसको डिफिब्रिलेटर कहते हैं। डिफिब्रिलेटर जो है कुछ ही मिनटों में अप्लाई किया जाए हार्ट पर तो ही सही डिफिब्रिलेशन हो पाती है, वरना इमरजेंसी के समय अच्छे से वर्क नहीं हो पाता, डेथ हो सकती है पेशेंट की। जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, नो पल्सेस हैं और अन रिस्पॉन्स है पेशेंट में, उस समय डिफिब्रिलेटर यूज़ होता है कार्डिक इमरजेंसी के समय। अब प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिफिब्रिलेटर।
इन इमरजेंसी स्टोरेज कैपेसिटर इज चार्ज एट रिलेटिवली, हमने देखा कि कैपेसिटर जो है स्लोली रेट चार्ज होता है एसी लाइन से। पहले बैटरी तो चार्ज होती हैं, मगर बैटरी के बाद में जो है एसी डीसी टू एसी कन्वर्टर होता है, डायोड से जो कन्वर्ट हो जाता है डीसी चार्ज एसी में, और उससे जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर से लो चार्ज को हाई चार्ज में कन्वर्ट करके हाई इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से। फिर जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से ने जो 250 वोट आई उसको 2000 वोट्स में कन्वर्ट कर देता है और कैपेसिटर को चार्ज करता है स्लो रेट से। इलेक्ट्रोड्स का साइज जो है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। जो जूल्स हैं वो सिलेक्ट की जाती हैं, पेशेंट पर डिपेंड होता है कि पेशेंट पर क्या बीमारी है, क्या डिसीज़ है, पेशेंट की एज क्या है, उस पर डिपेंड करता है, सिलेक्ट करता है उस जूल कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 360 होना चाहिए। ये फिर से फिब्रिलेशन की एक डेफिनेशन है। फिब्रिलेशन कॉज द हार्ट टू स्टॉप पंपिंग, जो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा मसल्स में तो पंप नहीं हो रहा और ब्रेन डैमेज का खतरा है फिब्रिलेशन से। फिब्रिलेशन में एबल द हार्ट न्यूट्रल पेसमेकर टू रिगेन कंट्रोल, जो डिफिब्रिलेटर है वो नेचुरल पेसमेकर को दोबारा कंट्रोल में, यानी टीचर को दोबारा कंट्रोल में, जो स्टूडेंट है मसल फाइबर हैं वो कंट्रोल में आ जाएं और नॉर्मल रिथम, हार्ट की रिथम कंटिन्यू हो जाए। हाइयर वोल्टेज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सटर्नल फिब्रिलेशन देन इंटरनल। दो प्रकार के फिब्रिलेशन होते हैं, इंटरनल इम्प्लांटेबल फिब्रिलेशन और एक्सटर्नल फिब्रिलेशन। एक्सटर्नल में क्या है कि बाहर से शॉक दे रही हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक की ज़रूरत है। इंटरनल में बैटरीज कनेक्टेड होती हैं, एक छोटा डिवाइस पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है हार्ट हार्ट में इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। एक कोरेक्टिव शॉक ऑफ 750 टू 800 वोट इज अप्लाइड, जो कोरेक्टिव शॉक है वो 750 से 800 वोट का होता है। डिफिब्रिलेटर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? स्पून शेप इलेक्ट्रोड, ये जो है इंटरनल फेसमेकर में यानी कि इम्प्लांटेबल फेसमेकर में यूज़ होता है। स्पून शेप इलेक्ट्रोड अप्लाइड डायरेक्टली टू द हार्ट, हार्ट के अंदर ही अप्लाई कर दिए जाते हैं सर्जरी करके। और पैडल टाइप इलेक्ट्रोड, पैडल टाइप इलेक्ट्रोड यही होते हैं जो पिक्चर में दिखाए गए हैं। ये हार्ट के चेस्ट वॉल पर अटैच करके शॉक दिया जाता है। पैड टाइप इलेक्ट्रोड अप्लाइड डायरेक्टली ऑन चेस्ट वॉल, ये भी चेस्ट वॉल के ऊपर ही कनेक्ट कर दिए जाते हैं, अटैच करके शॉक दिया जाता है। अब हम मोनोफेसिंग वेवफॉर्म और बाईफेसिंग वेवफॉर्म क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। मोनोफेसिंग वेवफॉर्म यानी कि वन डायरेक्शन, जब पेशेंट को लेफ्ट साइड से, लेफ्ट पैड से राइट पैड की तरफ ब्लड जो नेगेटिव फ्लो है वो करवाना होता है तो वो मोनोफेसिंग वेवफॉर्म होती है, जिस प्रकार पिक्चर में शो किया गया है। ये मोनोफेसिंग के समय अधिक इलेक्ट एनर्जी चाहिए होती है शॉक के लिए, वो 650 से 400 जूल तक सिलेक्ट होती है। और मोनोफेसिंग में जो चेस्ट की वॉल होती है वो बर्न हो जाती है, इंजरी हो जाती है कार्डिक में, तो ये अब यूज़ नहीं होता। अब जो नया तरीका है वो है बाईफेसिंग। बाईफेसिंग में क्या होता है कि पहले तो लेफ्ट वार्ड से राइट वार्ड कुछ करंट फ्लो होगा, फिर तुरंत जो स्विचेस हैं वो पहला और दूसरा ऑफ होकर डायरेक्टली तीसरा और चौथा ऑन हो जाएंगे और राइट वार्ड से लेफ्ट वार्ड की तरफ हार्ट से फ्लो होगा करंट, तो ये बाईफेसिंग वेवफॉर्म कहलाती है। एनर्जी डिलीवर्ड इन बोथ डायरेक्शन थ्रू पेशेंट हार्ट, एनर्जी को दोनों तरफ से डायरेक्शन में हार्ट पेशेंट में फ्लो करवाना होता है हार्ट में। और ये दो शॉक देता है कम कम एनर्जी के, एक 120 और 200 जूल्स तक और दूसरा भी इसी प्रकार 120 टू 200 जूल्स, दोनों तरफ से शॉक देता है। अपोजिट डायरेक्शन में जो बाईफेसिंग में जो
कंप्लीट जो वेवफॉर्म बनती है वो ऑसिलोस्कोप पर वो कुछ इस प्रकार से बनती है। अब है टाइप ऑफ डिफिब्रिलेटर, इंटरनल डिफिब्रिलेटर और एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इंटरनल डिफिब्रिलेटर सर्जरी करके पेशेंट के अंदर ही इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। उसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हार्ट के अंदर कुछ इस प्रकार से इम्प्लांटेड होते हैं, जो कि लगातार हार्ट के जो फेसमेकर, नेचुरल फेसमेकर ने जो सिग्नल भेजे हैं उससे उसको कलेक्ट करते रहते हैं। और जिस समय भी फेसमेकर जो है नेचुरल फेसमेकर में गड़बड़ होती है तो उसी समय वो कुछ जितना शॉक चाहिए होता है इलेक्ट्रोड्स के द्वारा वो हार्ट में दे दिया जाता है इंटरनली। वो शॉक कम होता है एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर की से। अब है एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, एक्सटर्नल प्लेस डायरेक्टली ऑन द हार्ट, हार्ट के ऊपर ही एईडी ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये पोर्टेबल होता है। इसके अंदर बैटरी होती है, स्मॉल साइज की होती है और ये लाउड करके मतलब बोल कर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेज कर भी बता देता है कि पेशेंट को अब ये करना है, ये सिलेक्ट करना है। Automatic external defibrillator AED, it is a portable device that automatically diagnose the ventricular fibrillation in a patient। ये automatically डायग्नोज करता रहता है, बाहर ही मतलब बैग साइज का होता है, बैग में पीछे लटका सकता है अगर किसी को ज़्यादा हार्ट अटैक आता है, कार्डिक प्रॉब्लम है उस समय। ऑटोमेटिक रिप्लाई टू द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली एनालाइज द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन लगातार जो एनालाइज करता रहता है। एईडी रिक्वायर सेल्फ एडेसिव इलेक्ट्रोड इंस्टेंट ऑफ हैंड हेल्ड पेडल। एईडी जो है हैंड हेल्ड पेडल्स से जो चिपकाए हुए रहते हैं, जिस प्रकार भी कार्डिक मसल सही काम नहीं करेंगे उसी प्रकार जो प्रमोट करेगा एक वॉइस तो एक या फिर टेक्स्ट मैसेज भेजेगा जो कि पेशेंट सुनकर उसको वॉइस प्रमोट को अप्लाई करेगा और जो शॉक है वो हार्ट पर हो जाएगा। अब जो मेन ट्रबल शूटिंग जो आती हैं जो स्क्रीन पर वो ये हैं, नो पैडल दिखाएगा तो अटैच नहीं है, एक्सटर्नल और इंटरनल पैडल्स अटैच नहीं है। नो लीड्स दिखाएगा तो चेक लीड आर अटैच्ड प्रॉपरली, चेक करनी पड़ती हैं लीड प्रॉपरली अटैच है यानी। लो बैटरी तो डिफिब्रिलेटर को एसी मेन से कनेक्ट कर दिया जाता है, उसकी एसी मेन को चेक कर दिया किया जाता है। नोट चार्जिंग, चेक एनर्जी सेलेक्ट कंट्रोल सेटिंग, एनर्जी की सेटिंग चेक कर की जाती है। अगर फेस मेकर फेलर दिखाएगा तो चेंज द इलेक्ट्रोड एंड फेस श्योर इलेक्ट्रोड एडेप्टर केबल इज़ प्रॉपरली कनेक्टेड है। इलेक्ट्रोड जो एडेप्टर हैं केबल हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड हैं, जो डिवाइस से कनेक्टेड हैं या नहीं, लूज तो नहीं है। चेक रिकॉर्डर, क्लोज द रिकॉर्डर टू एंड पेपर रोल, जो रिकॉर्डर जो पेपर रोल होता है जो ऑसिलोस्कोप का उसको क्लोज कर वो कम्प्लीटली क्लोज है यानी जिस प्रकार प्रिंटर को क्लोज किया जाता है, आपने प्रिंटर को यूज़ किया हो तो उस पर चेक रिकॉर्डर या दर्शाता रहता है उस स्क्रीन पर। तो ये थी आज की वीडियो डिफिब्रिलेटर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।